शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 32 दिन हो रहे हैं ईरान पर हुए अमेरिका और इजरायल के हमले को। जंग लगातार जारी है। हम आपको सबसे सच्ची और सटीक खबरें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की टीम रिपोर्टिंग कर रही है। इजरायल के तेल अवीव में अंकित त्यागी हैं और लेबनान में नजीर मसूदी हैं। दोनों जंग के हालात बेहद गंभीर तौर से यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ बदल रही हैं। लगातार बड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं और पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बीच ईरान पर अमेरिका ने फिर बहुत बड़ा हमला किया है। क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, क्या आंखों देखी है, सीधा अंकित त्यागी का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका। इस वक्त तेल अवीव से मैं आ रहा हूं। मेरे पीछे जो आप ये चौक देख रहे हैं, जहां पर आज बढ़िया धूप निकली है कई दिनों बाद बारिश के, यहाँ पर पूरी तरह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उन सिपाहियों की है जो जंग में मारे गए हैं, जो अक्टूबर 7 में मारे गए थे। यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ 10 दिन का पॉज तो अपना जो है वो बताया, लेकिन उसके बीच में अमेरिका ने एक ज़बरदस्त हमला ईरान के ऊपर किया है और टारगेट वही पुराना टारगेट इस्फहान, जो ईरान का न्यूक्लियर टाउन है, यहाँ पर ताबड़तोड़ बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। एक 1000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बमों से अमेरिका ने ज़बरदस्त हमला जो है वो इस्फहान शहर पर किया है। कोशिश जो थी वो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाने की थी, लेकिन खबरें जो आ रही हैं कि ईरान ने, अमेरिका ने जहां हमला किया, हमले की जगह तो सटीक थी, लेकिन जिस लिए उन्होंने हमला किया था वो ईरान ने उसे विफल करते हुए जो इम्पोर्टेंट वहां पर मटेरियल था उसको पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया है। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। ईरान की परमाणु सिटी इस्फहान का समूचा आसमान बारूदी हमलों से लाल हो गया। ईरान की मिसाइल सिटी अचानक अमेरिकी 2000 पाउंड के विनाशक बस्टर बमों के घातक हमलों से धधकने लगी। इस्फहान में सायरन बजने लगे। एक के बाद एक बंकर बस्टर धमाकों ने ईरान के सबसे अहम और रणनीतिक शहरों में शुमार इस्फहान को दहका दिया। 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलोग्राम के महाविनाशकारी बंकर बस्टर बम का हमला, जिसकी तस्वीरें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर शेयर करते हुए बहुत बड़ी तबाही का दावा किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इस्फहान में हथियार के बड़े डिपो पर हमला करके उसे तबाह करने की कोशिश की है। इस्फहान ईरान के उन शहरों में से एक है जहां परमाणु ठिकाने हैं। बताया जाता है कि जमीन के कई 100 फीट नीचे, कई फौलादी परतों के नीचे इस्फहान पर पहले भी यूरेनियम को लेकर हमले हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि ईरान ने अपना 500 किलोग्राम यूरेनियम इस्फहान में अंडरग्राउंड फैसिलिटी के नीचे छुपा दिया है। इस्फहान और फोर्दो वही न्यूक्लियर साइट हैं ईरान की जहां पर पिछले साल जून की जंग में अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी की थी। मकसद था उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना। एक बार फिर अमेरिका ने उसी इस्फहान पर बंकर बस्टर बम से हमला किया। वो बम जो सैकड़ों फीट नीचे तक कंक्रीट को फाड़कर टारगेट को बर्बाद करने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा है कि इस हमले का निशाना फिलहाल हथियार डिपो ही है। इस्फहान पर हमला क्यों हुआ, उसके पीछे सिर्फ एक नहीं कई वजह हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। परमाणु ईंधन अनुसंधान केंद्र, जहां पर यूरेनियम संवर्धित किया जाता है, यहाँ पर सबसे अधिक यूरेनियम होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरा, बद्र एयरबेस, ये ईरान की वायुसेना का प्रमुख केंद्र है। तीसरा, हेजा डिफेंस फैक्ट्री, यहाँ ईरान अपने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और घातक ड्रोन बनाता है। चौथा, विशाल आयुध सेंटर, जहाँ पर गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल का बड़ा सेंटर है। पांचवा, ईरान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
इस्फहान ईरान के बिल्कुल सेंट्रल रीजन में है। यहाँ से पूरे देश के सैन्य और लॉजिस्टिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है। इसे ईरान का स्ट्रेटेजिक जंक्शन कहा जाता है। मतलब कहें कि ईरान को सबसे ज्यादा ताकत देने वाला शहर है इस्फहान, और उसे बर्बाद करके अमेरिका उसे मानसिक और रणनीतिक तौर पर बड़ी चोट देना चाहता है, और बंकर बस्टर हमला उसी रणनीति का हिस्सा है। जाहिर तौर पर इन हमलों के जरिए ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. इससे पहले इराक और बुशहर समेत परमाणु के कुछ दूसरे सेंटर्स पर भी हमला हुआ था। उनकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें ईरान के यज़्द प्रांत के परमाणु ठिकाने से लेकर बुशहर और इराक में हैवी वाटर प्लांट पर हमला शामिल है। यज़्द के अर्दगान येलो केस उत्पादन सेंटर को निशाना बनाया गया था, जहां यूरेनियम के लिए येलो केक बनाया जाता है। यज़्द में ही यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला हुआ था, जो यूरेनियम एनरिचमेंट पे कच्चा माल निकालने का काम करता है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास भी हमला हुआ था, और इराक में शाहिद खुंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया गया था, जो ईरान के सबसे अहम हैवी वाटर रिएक्टर्स में शामिल है। उसमें न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम, यानी कि वो लोग जिनके पास में एनपीटी सूट यानी कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट होगा, जो उन्हें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर इनमें से किसी भी तरह के रेडिएशन से सेफ्टी दे सके। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर, इस तरह का एक एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के पास है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया था। और उसके साथ साथ फिर उनके पास कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, या तो एक अच्छा साइंटिस्ट या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वेयर विदॉल अमेरिका के पास है। अमेरिका भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करके उसका यूरेनियम बर्बाद करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि बंकर बस्टर बमों के हमलों का खतरा ईरान ने पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उसने बंकर बस्टर के हमलों से पहले ही अपनी न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी। फ्रांस के समाचार पत्र ला मोंड की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलते हैं कि जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए 12 दिन के युद्ध से पहले ही तेहरान ने अपने परमाणु खजाने को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया था। ये उसी से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीर है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के प्लीएट्स नियो सैटेलाइट से 9 जून 2025 को ली गई तस्वीर में एक ट्रक को इस्फहान परमाणु केंद्र की एक सुरंग में प्रवेश करते देखा गया था। उस ट्रक पर 18 नीले कंटेनर लदे हुए थे। उनके साथ कई दूसरी गाड़ियां भी थी, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों और परमाणु सेंटर के कर्मचारियों का वाहन माना जा रहा है। ये घटना 9 जून की है, जबकि युद्ध 13 जून को शुरू हुआ था। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने इस्फहान सुविधा समेत ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की थी। इस्फहान के अलावा नतांज और दूसरे परमाणु सेंटर पर भी परमाणु खजाने को शिफ्ट करने की खबर आई थी। दावा किया गया कि जितने यूरेनियम को शिफ्ट किया गया, उससे 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो क्या माना जाए, अमेरिका का ईरान में परमाणु मिशन अभी वहीं पर है जहां से उसने शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वॉरजोन से अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित का हम आगे रुक करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, और ये बयान आया है नेटो देशों को लेकर। लगातार डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों को लेकर भी बयान दे रहे हैं, और अब ये नया बयान उनका ये कहता है कि वो खुद के लिए लड़ना सीखें। यूके के लिए ट्रंप की तरफ से ये कहा गया, यूएस हमेशा आपकी मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने ये कहा, हॉर्मुज जाकर अपना तेल खुद लें, फ्रांस ने हमारी मदद नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेटो देशों को लेकर ये ताजा बयान सामने आया है। नेटो देशों को डोनाल्ड ट्रंप की 2-2, खुद के लिए लड़ना सीखे यूके। और अब एक सवाल यहां पर अंकित ये भी बना हुआ है कि क्या हॉर्मुज की जंग ट्रंप हार गए हैं? इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल इसी वजह से बना हुआ है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या बयान आप देखें ईरान और अमेरिका की तरफ से, कहीं ना कहीं पूरा पेच जो है वो हॉर्मुज पर आकर फंस जाता है। ईरान
वहाँ पर कमज़ोर होने की बजाय या फिर घटने की बजाय वहाँ पर अपनी ताकत को और बढ़ाता जा रहा है। और अभी तक हॉर्मुज़ को खोलने का 32 दिन हो चुके हैं, खोलने का ना तो कोई फॉर्मूला ना उपाय अमेरिका के पास है और ना ही कोई इस तरीके का हमने देखा कि वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया जिससे वो हॉर्मुज़ के जो स्ट्रेट है उस पर कम से कम जो जहाज़ों की आवाजाही है वो करा सके। तो क्या हॉर्मुज़ ही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी दुखती रग अभी बनी हुई है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समंदर में 3 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा जिसने दुनिया की महाशक्ति सबसे ताकतवर देश को उलझा कर रख दिया है। 1 महीने बाद भी होर्मुज की चक्रव्यूह में अमेरिका से लेकर इजराइल तक जूझ रहे हैं। होर्मुज पर ट्रंप की सारी धमकियां धरी की धरी रह गई और अब खबर आई है कि होर्मुज पर ट्रंप यू टर्न मारने की तैयारी है। सबसे पहले ट्रंप की ताजा धमकी आपको दोबारा सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी। उन्होंने लिखकर धमकाया कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया तो हम ईरान में अपने विशेष सेंटर को, उनके सभी बिजली उत्पादन सेंटर, तेल कुएं, खार्क द्वीप को, पीने के पानी के प्लांट को उड़ाकर पूरी तरह से नष्ट करेंगे, जिन्हें हमने अभी तक जानबूझकर छुआ नहीं है। ये ट्रंप की होर्मुज खोलने के लिए दी गई सबसे ताजा धमकी है। लेकिन इसी धमकी के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आती है, जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो होर्मुज जल डमरूबंदी को पूरी तरह से खोले बिना भी युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने करीबियों को बताया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हैं, भले ही होर्मुज जल डमरूबंदी अधिकांशतः बंद ही क्यों न रहे। इसका मतलब ये होगा कि ईरान का इस सामरिक समुद्री मार्ग पर मजबूत नियंत्रण फिलहाल बना रहेगा और इसे खोलने के लिए अभियान टाला जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप के सहयोगियों ने समझाया कि होर्मुज खोलने के चक्कर में युद्ध 4 से 6 हफ्ते और खिंच सकता है, इसलिए होर्मुज के बजाय ईरान की नौसेना और मिसाइल भंडार को खत्म करना चाहिए और कूटनीतिक रास्ते से ईरान पर दबाव बनाकर होर्मुज खुलवाना चाहिए। रिपोर्ट यही नहीं रुकती। रिपोर्ट में आगे जो कुछ लिखा है वो होर्मुज पर ट्रंप के पीछे हटने की पूरी कहानी बयां करता है। वो दिखाता है कि होर्मुज पर ट्रंप अब अमेरिका को आगे नहीं करेंगे। अगर बात फंसी तो अब मोर्चा यूरोपीय और खाड़ी देशों में उनके सहयोगियों को संभालना पड़ेगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कूटनीतिक रास्ते से होर्मुज के लिए ईरान पर दबाव नहीं बन पाया तो फिर यूरोप और खाड़ी देशों पर दबाव बनाया जाएगा कि वो होर्मुज खोलने की जिम्मेदारी दोबारा संभालें। होर्मुज को लेकर ट्रंप अलग अलग बयान देते रहे हैं। ये हैरानी की बात है कि हमें होर्मुज स्ट्रेट नहीं चाहिए। हम होर्मुज स्ट्रेट को हासिल करना बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे पास तेल का भंडार है। अमेरिका में इस जंग को लेकर तेल पर कोई असर नहीं है। ट्रंप और उनका प्रशासन होर्मुज पर अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान देता रहा है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के तेवर पहले दिन की तरह तीखे और सख्त बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दुश्मनों ने कोई भी गलती की तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। यह सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जिसे अमेरिका और ज़ायोनी शासन को समझ लेना चाहिए। तो ईरान के तेवर बेहद सख्त बने हुए हैं। इन सब के बीच अमेरिका के अंदर भी आवाज उठ रही है कि ट्रंप ईरान में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सीनेटर कोरी बुकर ने कहा कि ट्रंप इस समय विफल हो रहे हैं और अमेरिकियों के लिए स्थिति और खराब बना रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने कहा, सबसे बुरा ये हो सकता है कि संघर्ष शुरू हो जाए, संघर्ष खत्म ना हो और लंबा चलता है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी लिखा कि रणनीतिक कमजोरी की वजह से अमेरिका विफल हो रहा है और ईरान में ये हो रहा है, ईरान सफल हो रहा है। जिस तरह से होर्मुज से लेकर ईरान को लेकर ट्रंप के बयान बदलते रहे हैं और अब जिस तरह से होर्मुज को लेकर ट्रंप की नई नीति सामने आ रही है, उससे फिलहाल तो सीधा संदेश यही जा रहा है कि ट्रंप के लिए होर्मुज किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसे देखना ही गलत था, हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लगातार दिन बीतते जा रहे हैं,
ये जंग अब 32वें दिन में पहुंच चुकी है। 1 महीना पूरा हो चुका है, दूसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खत्म होने की जगह ये जंग और भीषण होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शहरों पर सीधे हमले हो रहे हैं, नागरिक ठिकानों पर सीधे हमले हो रहे हैं, यहां तक कि परमाणु जो ठिकाने हैं उनके ऊपर भी लगातार ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। मंगलवार को यहां तेल अवीव में एक बार फिर से 2 दिन की शांति के बाद सायरन बजते रहे। रात भर सायरन बजे, कई बार उठकर बंकरों में लोगों को पहुंचना पड़ा। तबाही जो है वो यहां पर भी पहुंच रही है। ईरान ने जिस तरीके से हमले करे उसमें कई लोग घायल भी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाही की तस्वीर नंबर 1। इजराइल में हैदरी मिसाइलों से हमला। तस्वीरें सेंट्रल इजराइल की हैं। यहाँ ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ। इजरायली डिफेंस इस हमले को नहीं रोक पाए। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। दिन रात दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ियां पलट गई हैं। साफ दिख रहा है कि एक बड़े इलाके में ये हमला हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान ने हैदरी मिसाइल का इस्तेमाल किया। हैदरी 1 ड्रोन से चलने वाली क्रूज मिसाइल है जो लगभग 450 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। तबाही की तस्वीर नंबर 2। ईरान का हमला, तेल अवीव दहला। सोमवार मंगलवार रात को इजराइल के तेल अवीव समेत कई इलाकों में ईरानी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान का दावा है कि कई ड्रोन ने अपने निशाने पर सफलतापूर्वक हमले किए। आयरन डोम भी उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव और नोफ हागलील के इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ये वो जगह हैं जहां इजराइल के वेपन सेंटर हैं, जहां मिसाइलें और आयरन डोम जैसे सामान बनते हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 3। इस्फहान में बारूद की बारिश। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में जोरदार हमला किया। ट्रंप ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया। बताया जा रहा है कि इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला सोमवार रात को किया गया। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। तबाही की तस्वीर नंबर 4। तेहरान में बर्बादी ही बर्बादी। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। यहाँ जंग के पहले ही दिन से अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं। तेहरान में सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ की सड़कों पर मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। तबाही की तस्वीर नंबर 5। तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा शहर से आई हैं। एक मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। यहाँ के इंडस्ट्रियल जोन पर भीषण हमला हुआ था। तबाही की तस्वीर नंबर 6। फारस की खाड़ी में ईरानी हमले। IRGC नेवी ने दावा किया है कि उसने मंगलवार सुबह फारस की खाड़ी और खाड़ी देशों के आसपास कई हमले किए हैं। इस ऑपरेशन में इजराइल से जुड़े एक कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसके अलावा UAE के तट पर अमेरिकी मरीन के ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया। तबाही की तस्वीर नंबर 7। बहरीन कुवैत में US ठिकानों पर निशाना। IRGC ने यह भी दावा किया कि बहरीन एयरपोर्ट के पास तैनात अमेरिकी 5th फ्लीट के एंटी ड्रोन सिस्टम को नष्ट किया गया है। इसके अलावा कुवैत में जाबिर अल अहमद बेस के 2 रडार भी ड्रोन हमले में तबाह किए गए। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह उनके नियंत्रण में है और दुश्मन की किसी भी गतिविधि का जवाब मिसाइल और ड्रोन से दिया जाएगा। तबाही की तस्वीर नंबर 8। ईरानी मिसाइलों की 87वीं लहर। ईरान ने 87वें हमलों पर वीडियो जारी किया है। IRGC ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया है। तबाही की तस्वीर नंबर 9। ईरान पर अमेरिकी हमले। तस्वीरें सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं। अमेरिका कैसे ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ईरानी सैन्य ठिकानों, गाड़ियों को टारगेट करके उन पर हमला हो रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरानी सेना की ताकत को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाए। तबाही की तस्वीर नंबर 10। लेबनान में ताबड़तोड़ हमले।
दक्षिण लेबनान में इजराइल के घातक हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने बर्बाद किए गए हैं। हमले में कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। तबाही की तस्वीर नंबर 11। हिजबुल्लाह ने उड़ाया मार्कवा टैंक। इस जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी बड़ा दावा किया है। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर हमले की बात सामने आई है। एक बार फिर इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया है। तबाही की तस्वीर नंबर 12। ईरान के शिराज पर हमले। ये ईरान का शिराज शहर है। हमले के बाद यहाँ धुएं का गुबार देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लगातार जंग जारी है और इस जंग की एक बड़ी आर्थिक कीमत भी होती है। अमेरिका जिस तरीके से 32 दिनों से इस जंग में बना हुआ है, अपने मिसाइल खर्च कर रहा है, सेना उसकी जगह जगह पर है, उसका खजाना जो है बड़ी मात्रा में खाली हुआ है। नुकसान खाड़ी देशों को भी हुआ है। उन पर भी ईरान के पलटवार से बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके के बयान अब अमेरिका से आ रहे हैं, वो चाहता है कि इस जंग में जो नुकसान उसे हुआ है उसकी भरपाई खाड़ी के देश करें। अमेरिका इजराइल ने जंग लड़ी, कीमत चुकाएंगे खाड़ी देश। ट्रंप का तो यही प्लान दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ट्रंप अरब देशों से ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का खर्चा उठाने को कहेंगे, जिसका अनुमान अरबों डॉलर में है। इस जंग का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या अरब देश ये करेंगे? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उन्हें ऐसा करने के लिए कहने में काफी दिलचस्पी लेंगे। मैं इस बारे में उनसे पहले कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो उनके मन में है। मुझे लगता है कि आप इस बारे में उनसे और अधिक सुनेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को इस जंग की भरपाई करनी पड़ जाए। अमेरिका को लगा था कि ये जंग आसान होगी, चंद दिनों में ही वो इसे खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पेंटागन के मुताबिक जंग के पहले 6 दिनों का खर्च ही 11.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए से अधिक था। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में रोज करीब 891 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ये तो सिर्फ पैसे का खर्च है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में बड़े सैन्य अड्डे बना रखे थे, बड़े बड़े रडार लगा रखे थे। ईरान के हमलों ने पूरी तबाही मचाई है। यहाँ अमेरिका के सैन्य और बुनियादी ढांचों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पश्चिम एशिया में कम से कम 17 अमेरिकी साइटों को नुकसान पहुंचा है। बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों को सीधे निशाना बनाया गया है। ईरान के दावों के हिसाब से अमेरिका के कम से कम 12 रडार सिस्टम और सैटेलाइट टर्मिनल नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिका के थर्ड रडार और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। F-15, F-18 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया गया है। बड़ी संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास टोमाहॉक मिसाइलों की कमी होती जा रही है। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने युद्ध को जारी रखने और गोला बारूद की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर के भारी भरकम अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की है। इससे साफ है कि पैसे की कमी तो हो चुकी है, लेकिन अगर ट्रंप खर्च को लेकर वसूली का फैसला करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों का होगा जिन्होंने ये जंग शुरू भी नहीं की, यानी खाड़ी में मौजूद वो अरब देश जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल के सहयोग से बिजनेस चल रहे हैं। इन देशों का वैसे ही बहुत नुकसान हो रहा है। जंग के चलते दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों की साख पर चोट लगी है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलें सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई के अंदर गिर रही हैं। ऑयल रिफाइनरीज और गैस टर्मिनल्स को भारी नुकसान पहुंचा है। जितने दिन जंग जारी रहेगी नुकसान बढ़ता रहेगा। इस सब के बीच अमेरिका की ओर से संकेत आ रहे हैं कि जंग का खर्चा भी वो इन्हीं देशों से वसूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान युद्ध पर इजरायली सेना का बड़ा दावा।
ईरान में पहले से तय टारगेट बुधवार तक तबाह कर देंगे। अब तक ईरान में 60 से 70% लक्ष्य तबाह किए जा चुके हैं। ये वो अहम टारगेट थे जिनसे इजरायल को तत्काल खतरा। टारगेट में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री शामिल। और ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी लेबनान से जुड़ गए हैं, नजीर हमारे साथ हैं। नजीर, मसूदी से आइए जानते हैं कि क्या वहां पर ग्राउंड जीरो पर हालात हैं, क्योंकि नजीर दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या वहां से अपडेट मिल रहा है? जी, जबकि हम सारी बात दक्षिणी लेबनान की करते हैं, जहां हमने कई बार देखा कि वहाँ कितनी बड़ी तबाही मची है, और यहाँ बैरूत में भी जो इजरायली ड्रोन्स पिछले कई घंटों से बिल्कुल हावर कर रहे हैं। कई जगहों पे धमाके बम भी गिराए और मुसलसल ड्रोन हावर कर रहे हैं हर जगह से। जो इजराइल, क्योंकि एयर, अगर आप देखेंगे स्काइज पे पूरा कब्जा है लेबनान में भी इजराइल का ही, क्योंकि यहाँ की सरकार के पास या मिलिट्री के पास ऐसा कुछ नहीं है वो उसको रोक सके। हिजबुल्लाह ज़मीन पे लड़ रही है। इससे इजरायली आर्मी से 4 इजरायली आर्मी के सोल्जर मारे गए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। काफ़ी घमासान की लड़ाई साउथ लेबनान में हो रही है, और आज इजराइल ने ये भी बताया कि वो जो पूरा वो इलाका है उसे खाली करें। वो जो ये बेका वैली का इलाका है, उसके बाद मैंने वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी कि वहाँ क्या हालत है, बेका वैली में क्यों है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और यहाँ बैरूत में भी दाहिया का इलाका, वहाँ भी थोड़ी देर पहले ये इजराइल ने वहाँ वार्निंग दी कि खाली करो ये इलाका बैरूत का, और उस पर भी बमबारी शुरू की गई। तो कुल मिला के काफ़ी ही यहाँ मुश्किल हालात हैं। किसी को मालूम नहीं अगले लम्हे क्या हो सकता है, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आप उस मुल्क में हैं कि जहाँ एक तरफ हिजबुल्लाह लड़ रही है, सरकार उससे दूर है, दूसरी तरफ जो इजराइल ने इन्वेजन की बात और साफ बताया, ऑफिशियली बताया है कि वो जो साउथ लेबनान, जो साउथ ऑफ रेवती रिवर जो है उस पूरे पे को कब्जा करके उससे एक सिक्योरिटी जो जोन बनाना चाहते हैं, बफर जोन बनाना चाहते हैं। यह है मेरी रिपोर्ट बेका वैली से कि किस तरह कैसा इलाका है, किस तरह ये गोलान की पहाड़ियों से मिलता है, किस तरह लीबिया इजराइल बॉर्डर से मिलता है, क्यों ये इतना अहम है और क्यों इसराइल इस पे कब्जा करना चाहता है, और इससे क्यों आज उन्होंने इवैक्यूएशन की वार्निंग दी। ये है बेक्का घाटी जो पूर्वी लेबनान में मौजूद है। आईडीएफ ने बेक्का घाटी के कई गांव में रहने वाले लोगों को तुरंत यहां से निकलने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि यहां के निवासी इजराइल की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में मौजूद काराउन कस्बे की ओर चले जाएं। एनडीटीवी की टीम इस बेक्का घाटी में पहुंची और वहां के हालात जानने की कोशिश की। मैं हूं यहाँ बेक्का वैली में, जो हिजबुल्लाह का एक बड़ा गढ़ माना जा रहा है, और यहाँ मेरे पीछे जो ये आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा किया है, जो असल में सीरिया का इलाका है, इसलिए एक बड़ा डिस्प्यूट। और ये जो है ये लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, और जो पूरा जो इलाका जो बेक्का वैली है वहाँ काफ़ी लड़ाई पिछले 1 महीने से हो रही है, दरअसल कई सालों से। और यहाँ जो गढ़ माना जा रहा है इसका हिजबुल्लाह का, यहाँ ज़मीन पे तो अगर हम देखेंगे तो आसमानों पे हम देखेंगे पूरा जो इजराइल का जो एयरफोर्स है उसका कोई मुकाबला यहाँ नहीं है, लेकिन ज़मीनी सतह पे उन्हें काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर उन्हें काफ़ी टफ होते हैं। चाहे पिछली बार का वार हो जो 17-18 महीने जिसकी फिर हुई नवंबर 2024 में, उसके दौरान हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। उसके बाद अब दोबारा 1 महीने से यह जंग जारी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा इलाका है एक बड़ा खेतर है जंग का। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं, 1.2 मिलियन लोग जो बेघर हुए हैं, इससे डिस्प्लेस हुए अपने मुल्क में। तो एक तरह का एक काफ़ी जो यहाँ जंग का है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस इलाके में बेक्का वैली में भी पड़ा है। दक्षिण लेबनान के कई इलाके इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि सड़कों पुलों को भी तबाह कर रहा है, ताकि हिजबुल्लाह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए।
मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह यहाँ इस ब्रिज को बिल्कुल नेस्तनाबूद ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे जो है ये देख लीजिए मिसाइल हमलों में ये पूरा रोड जो लितानी रिवर का ब्रिज है यहाँ इसको ख़त्म कर दिया गया है। देख लीजिए इसकी क्या हालत है, पूरा मिसाइल हमलों से ख़त्म कर दिया गया है। और यही नहीं, इस रोड पे कई जगहों पे देख लीजिए गाड़ियों की क्या हालत, गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। और इस रोड पे बहुत सी जगहों पे काफ़ी तबाही हुई है। ये देख लीजिए इस पूरे साइड में ये रोड का ये हिस्सा देख लीजिए कैसे इस रोड पे दूसरी जगहों पे भी बमबारी हुई है और रोड को तबाह किया गया है। बिल्कुल सन्नाटा छाया इस रोड पे, जो इतना बड़ा ज़बरदस्त 4 लेन रोड है इस साउथ बैरून दिस लेबनान में, तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लेबनान में हाल के इजरायली हमलों में अब तक 1250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान और नबातियह जैसे इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेबनान से नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो लेबनान से नज़ीर मसूदी की ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी। तो NDTV की टीम वॉरजोन में इस वक्त मौजूद है और इसीलिए लगातार हम आप तक ताज़ा अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच NDTV आपको हर पल की अपडेट दे रहा है और युद्ध से जूझ रहे इलाकों के हालात भी दिखा रहा है। NDTV के अंकित त्यागी इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में है और आपको वहां के जमीनी हालात दिखा रहे हैं। इजराइल में ईरान की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों में घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। तेल अवीव के ये अस्पताल अब जंग से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जहां इन अस्पतालों का पार्किंग एरिया हुआ करता था, अब वहां अस्पताल के वार्ड बने हुए हैं। इस वक्त मैं तेल अवीव के सबसे बड़े अस्पताल इश्किलोफ अस्पताल जो है वहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं यहां पर क्यों आया हूं, क्योंकि जो इस समय जंग का माहौल है, लगातार मिसाइल आ रही हैं। 1 महीना हो चुका है इस पूरी लड़ाई को। ये हॉस्पिटल जितनी मंजिल ऊपर दिखाई पड़ता है उतना ही इसको नीचे इस जंग से निपटने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि ये इमरजेंसी एंट्रेंस है इस अस्पताल का। ये इमरजेंसी में अभी भी यहाँ पर काम हो रहा है क्योंकि ये बॉम्ब प्रोटेक्टेड है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे मिसाइल का हमला होता है तो ये उसे झेलने के लिए तैयार है। कुछ क्रिटिकल केयर और जो डिलीवरी नियोनेटल वार्ड हैं वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल ज़मीन से 3 मंजिला नीचे पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि सोचिए एक अस्पताल जो है वो एक पार्किंग लॉट के अंदर है, जहाँ पर पहले 1 महीने पहले तक डॉक्टर्स की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पर इस अस्पताल में अब बिस्तर लगे हुए हैं और एक पूरा फील्ड हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया गया है।